राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या होगी। अभी हमने पढ़ा राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर उसके साथ ही राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान आदि का सम्मिश्रण। थोड़ा सा हम एक गहरी नज़र डालें कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या। राजनीति शास्त्र या राजनीति से अलग तो है, तो उसका जो क्षेत्र होगा, अध्ययन क्षेत्र क्या क्या उसमें समाहित होगा, इसको लेकर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बातें कही हैं। आगे उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल ये जानें कि विभिन्न विचारों और विचारकों की भिन्नता के कारण इसकी परिभाषा बनाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये आदमी से इतना जुड़ा हुआ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए सबसे गतिशील विषय है। और परिणाम क्या हो गया है कि हर विचारकों ने अपने तय अलग अलग परिभाषा राजनीति विज्ञान की दी है। इसकी कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं बन पाई है। परिणाम क्या कि एक प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स हेगन ने कहा है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को बहुभाषाविदों की फौज का नाम दिया है। बहुभाषाविदों की फौज, ये हैं राजनीतिक विचारक, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है। तो बहुभाषी फौज से उसका तात्पर्य ये है कि जितने लोग उतनी परिभाषाएं, और ये विषय परिभाषाओं के जाल में फंस गया है। बहुत ज़्यादा परिभाषाएं होती हैं। ऐसा विषय जिसका उपर्युक्त परिभाषाओं के जाल में रहने के कारण इसकी एक सिंगल परिभाषा देना बड़ा कठिन है। गार्नर, जो स्वयं एक प्रसिद्ध राजनीतिक वेत्ता, राजनीतिक शास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितनी कि राजनीति के लेखक। अब आप समझ सकते हैं कि इसे सही ढंग से अभी तक परिभाषित ऐसा नहीं किया गया है जिससे कि सभी राजनीतिक शास्त्री सहमत हों, राजनीतिक वैज्ञानिक सहमत हों। फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ परिभाषाओं को लेकर कुछ समझने का कि आखिर इसे ये है क्या, ये विषय क्या है। इतना विशाल, इतना अहम और इतना विस्तृत होने के बावजूद, इतने ज़्यादा अध्ययन होने के बावजूद भी कैसा ये परिभाषा के जाल में फंस गया है, उससे निकलकर हम थोड़ा सा इसकी कुछ आधारभूत बिंदुओं को लें, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर राजनीतिक विज्ञान है क्या। इतनी परिभाषाओं के जाल से निकलकर हम फिर भी इसे एक तरीके से इसकी परिभाषा को दो वर्गों में बांट सकते हैं। ये दो वर्ग क्या हैं, इसको समझने पर हमारी राजनीतिक विज्ञान की समझ निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ या परिभाषा, इस पर जो परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, जो परंपरावादी दृष्टिकोण रखते हैं, इन लोगों की क्या सोच है, इनका क्या कहना है। तो इस बिंदु पर पहले हम जान लें कि यूनानी विद्वानों का क्या मत है, यानी यूनान के लोग, जहां का अरस्तु स्वयं था, वहां के लोगों की क्या सोच है, किस हद तक वे अरिस्टोटल के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने क्या कहा। सामाजिक जीवन का सार तत्व राजनीति है, यानी द एसेंस ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस इज पॉलिटिक्स, यानी बहुत गहराई तक व्यक्ति के जीवन में राजनीति घुसी हुई है, ऐसा यूनानी विद्वानों का मत है। सामाजिक जीवन का सार तत्व, निचोड़ जो है सामाजिक जीवन का, वह राजनीति है। ये जो एंशियंट ग्रीक व्यू जो है, जिसे हम कह सकते हैं
परंपरागत दृष्टिकोण में आने वाले लोग, उनका ये कहना है। राजनीति विज्ञान शब्द जो है वो पॉलिटिकल साइंस से बना है और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स, जिसका हिंदी रूपांतरण राजनीति है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो यूनानी भाषा में पॉलिस शब्द से बना है, पॉलिस से आया है, जिसका अर्थ था नगर राज्य। नगर राज्य ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन में, ग्रीक सभ्यता में, यूनानी सभ्यता में सिटी स्टेट हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिस, पॉलिस से शब्द बना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से शब्द बना अगला पॉलिटिकल, जिसका अर्थ राजनीतिक है। और पॉलिस का अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट। यदि हम नगर राज्यों को विस्तार से हम कभी और समझेंगे, अभी इतना जान लें कि नगर राज्यों की जो स्थिति थी, उनकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी, उनकी जो सीमाएं थी, उनकी जो काम करने की शैली थी, और इससे जुड़े हुए जो संबंधित विषय को जो लोग पढ़ते थे ग्रीस में, तो इससे जुड़े हुए विषयों को पॉलिटिक्स, मैं पुनः दोहरा दूं कि तत्कालीन समाज में, यूनानी समाज में पॉलिटिक्स किसे कहा जाता था? नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली और इनकी गतिविधियों से जुड़े हुए विषय का अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहते थे। अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहते हैं। अरिस्टोटल ने जो उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उसने इसी वाक्य से शुरू किया लिखना कि मनुष्य स्वभाव प्राणी है। मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एंटिटी। वो एक राजनीतिक अस्तित्व है और नेचर से, स्वभाव से ही वह राजनीतिक है। यानी अरिस्टो की नजर में राजनीति मनुष्य के रग रग में समाई हुई है। प्राचीन यूनानी जो विचारक, ये लोग व्यक्ति, राज्य और समाज, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं समझते थे। उनके अनुसार क्या था कि व्यक्ति के जीवन को अच्छा और आदर्श बनाने में परिवार, शिक्षा सुविधाएं, सदाचार, कानून, न्याय, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उसके अंग हैं, राजनीति के विषय हैं। इसलिए मानव और राजनीति, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मानव राजनीति के रह नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स क्या विषय है, ये हम थोड़ा समझ गए और विश्वास है कि आप समझ जाएंगे कि नगर राज्य, उसकी स्थिति, कार्यप्रणाली और शासन व्यवस्था का अध्ययन जिस विषय में किया जाता था उसे पॉलिटिक्स कहते थे। C.L. वेपर, WAYPER, उन्होंने कहा है कि नगर राज्य ही उनका चर्च था, वही उनका विश्वविद्यालय भी था और वही उनका राज्य भी था। अर्थात नगर राज्य उनकी धार्मिक गतिविधि का केंद्र, नगर राज्य ही उनके लिए शिक्षा का केंद्र, और नगर राज्य यही नहीं, उसके अनुसार तो जहां राज्य नहीं होता वहां ये सब नहीं होंगे, वहां दासता और बर्बरता रहेगी। तो दूसरे शब्द, राज्य का होना अपरिहार्य है। और एक निश्चित रूप से अगर लेता है, समाज अपनी सीमाएं निर्धारित जब करता है, भौगोलिक सीमाएं, तो निश्चित रूप से वह एक राज्य का दर्जा लेती हैं, राज्य का स्थान लेती है।
तो सीएल वेपर का कहना है कि राजनीति का संबंध सामाजिक जीवन से है। दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा नजरिया, दूसरा परसेप्शन यूनानी विद्वानों को छोड़कर या अरिस्टोटल को छोड़कर क्या है, थोड़ा देखें। दूसरा जो वर्ग है वह है परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी यानी ट्रेडिशनलिस्ट, जो लोग परंपरा पर विश्वास करते हैं, उनका नज़रिया परंपरा से बंधा हुआ है। पुरानी परंपराओं से बंधे हुए नज़रिए के साथ उनका क्या कहना है। राजनीति जो है उनके अनुसार राज्य और सरकार का अध्ययन है। राज्य और सरकार के अध्ययन को एक तरीके से वे इसके दायरे में लाते हैं और कहते हैं, ट्रेडिशनल व्यूज जिसे हम कह सकते हैं, कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। याद रखें, स्टेट शब्द का अर्थ यहाँ स्टेट वैसा अर्थ नहीं है जैसा हम समझते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट या पंजाब स्टेट, दिल्ली स्टेट। स्टेट का अर्थ है राज्य, और राज्य का अर्थ है शासन, जिसमें शासन हो, शासन जुड़ा रहता। तो ये दूसरे अर्थ में तो आप समझ लें कि स्टेट का ये अर्थ भी होता है, द कंडीशन ऑफ द स्टेट इज बैड। राज्य की स्थिति खराब है। इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी स्थिति खराब है। दूसरा, राज्य का अर्थ हो सकता है, वो होता है जिसमें शासन सम्मिलित हो। छत्तीसगढ़ का शासन नहीं, शासन एज ए होल, कुल मिलाकर जो राज्य होता है। तो राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। अब इस पे दो वर्ग हैं, विचारकों के दो वर्ग बने। एक वर्ग जो है जो राजनीतिक विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन का विषय मानता है। राज्य के अध्ययन का विषय यानी स्टडी ऑफ स्टेट। उनका सरकार के अध्ययन से कोई ताल्लुकात नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो उनका क्या कहना है कि जैसे प्राचीन यूनान की यदि हम बात करें, जिसमें ग्रीस, रोम आदि आते थे, तो प्राचीन यूनान में जो राज्य होते थे, स्टेट होते थे, वे एक तरीके से बहुत छोटे छोटे थे। काफ़ी छोटे छोटे इनके भाग हुआ करते थे, और राज्य का जो केंद्र होता था हर राज्य का, वो एक नगर होता था, बहुत प्रगतिशील नगर। इसीलिए अंग्रेजी में इसे सिटी स्टेट कहते हैं, नगर राज्य, सिटी स्टेट। इनका नगर राज्य जो था वो मानव जीवन के सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को कड़ाई से नियंत्रित करता था। यह नियंत्रण मानव जीवन के सभी पहलुओं का था, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस नगर राज्य से और उसके नियंत्रण से वे राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे, क्योंकि हर व्यक्ति का सरोकार राज्य से, स्टेट से होता था। तो उसे एक नैतिक संस्था मानते हुए आदर्श राज्य का निर्माण करना, यह उनका एक लक्ष्य हुआ करता था, यह वे चाहते थे। तो नैतिक संस्था और आदर्श राज्य का निर्माण करना, ये उस समय के नगर राज्यों की परिकल्पना का एक हिस्सा था। मानव जीवन के विकास के लिए विकसित सभी राजनीतिक संस्थाओं में राज्य का स्थान सर्वोपरि। मैं पुनः दोहरा दूं, मानव जीवन के विकास क्रम में विकसित सभी राजनीतिक संस्थाएं, उसमें राज्य का स्थान सर्वोपरि रहा है। अर्थात आदि मानव से लेकर मानव क्रम की विकास श्रृंखला को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि
अरस्तु ने जो बात कही है कि प्रारंभ से मानव एक राजनीतिक प्राणी रहा है, वह सच है। लेकिन जो बिंदु यहाँ पर हम कहने जा रहे हैं कि राजनीतिक प्राणी रहने के कारण उसका राजनीति की विभिन्न संस्थाओं से ताल्लुकात हुआ, उसमें सबसे अहम राज्य हमेशा रहा है। और राज्य का अर्थ, जैसा मैंने कहा, शासन है, जिसका सर्वोच्च स्थान शासन रहा। आज यदि हम बात करें तो ये जो राज्य हैं वो राष्ट्रीय राज्य के रूप में बदल गए हैं। राष्ट्रीय राज्य, इसको अंडरलाइन कर लें। वर्तमान में राज्य राष्ट्रीय राज्य बन गए हैं। पूरे राष्ट्र को लेकर शासन की बात की जाती है, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं की जाती। तो राष्ट्रीय राज्यों का रूप ले लिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य के स्वाभाविक विकास और विस्तार में, राज्य से लेकर राष्ट्रीय राज्य बनने तक का जो विकास है और जो उसका विस्तार है, उसमें विचारकों ने इसी अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा है। दूसरे शब्दों में, परंपरावादी विचारधारा के विचारकों का एक ग्रुप, एक समूह राज्य को ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है और इसे केवल राज्य का अध्ययन मानते हुए परिभाषित किया है। ब्लंशली, जो एक प्रसिद्ध विचारक है जिसका जिक्र आप बार बार पढ़ेंगे आगे, ब्लंशली ने कहा है कि ये वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्यों से और जो राज्यों की आधारभूत सिद्धांत, आवश्यक प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को समझने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर अर्थ यही हुआ कि ब्लंशली के अनुसार भी राज्य केंद्र है और राज्य के जो विभिन्न आयाम हैं, राज्य के जो विभिन्न एक्सप्रेशंस हैं, उसकी प्रकृति की बात करें या उसके जो व्यक्ति के साथ संबंध की बात करें या उसके सिद्धांतों की बात करें, अभिव्यक्ति की बात करें, ये सब राज्य के ही आयाम हैं और राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्र है। ब्लंशली के बाद गार्नर, उसने भी यही परिभाषा मोटी मोटी देने की कोशिश की है और उसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और उसका अंत दोनों ही राज्य से होता है। यानी राज्य, राज्य और राज्य। संपूर्ण अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में, संपूर्ण अध्ययन का केंद्र केवल राज्य ही है, ऐसा इसका कहना है। जो परिभाषाएं अभी बताई हमने दोनों, वे परिभाषाएं सामान्य विज्ञान का इसे अध्ययन मानते हुए राज्य को केंद्र माना, अतः ये स्वयं में लेकिन हमको आपको पूर्ण नहीं लगेंगी। भले इन विचारकों ने राज्य पर अपना जोर रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है, इस परिभाषा में कुछ कमी है। और शुरू में ही मैंने बताया आपको कि जितने लोग उतनी परिभाषाएं, जहाँ तक राजनीति विज्ञान के विषय की बात हो। तो चलिए अब हम थोड़ा सा परंपरावादी विचारकों के दूसरे समूह की ओर चलें और वे लोग हैं जो सरकार को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र मानते हैं, राज्य को नहीं। मैं पुनः दोहरा दूं, ऐसी विचारक जो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र सरकार मानते हैं और राज्य नहीं। इनका कहना है कि सरकार जो है वह ही इसका केंद्र हो सकती है, जबकि पहली परिभाषा जो हमने पढ़ी राज्य, उसमें सरकार का जिक्र ही नहीं है।
और यहाँ इसे परिभाषित करते हुए इस ग्रुप के जो विचारक हैं, जिसमें लिकॉक हैं और जिसमें सीले हैं, सीले, लिकॉक, इन लोगों ने सरकार को केंद्र माना है और जितना जोर इन्होंने सरकार को दिया है, राज्य को उन्होंने उतनी ही दूर रखा है अध्ययन क्षेत्र से। तो इस प्रकार ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं और सरकार को मुख्य विषय मानते हुए उनका तर्क है कि राज्य जो है उसका स्वयं का कोई वजूद नहीं होता, राज्य का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, राज्य स्वयं एक कोई मूर्त नहीं होती, अमूर्त है, जीवंत नहीं है, निर्जीव है। तो राज्य स्वयं किसी तरह के अध्ययन का क्षेत्र नहीं हो सकता, विषय नहीं हो सकता, सरकार का होना जरूरी है। और ये सरकार है जो मूर्त है, जो राज्य चलाती है, राज्य जिसके मातहत आता है, इसलिए उसे केवल सरकार ही मूर्त रूप दे सकती है, जीवंत बना सकती है। और कारण क्या कि सरकार जो है वह मानव से उसका संबंध होता है और मानव राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक प्राणी है। तो इसलिए सरकार और मानव के राजनीतिक प्राणी होने का तर्क देते हुए उनका कहना है कि राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग, इनकी समस्याओं का समाधान, राज्य की इच्छा, राज्य की समस्याएं, इच्छाएं और राज्य की शक्ति का अभिव्यक्ति, राज्य के शक्ति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट, ये कौन करता है? ये तो सरकार ही करती है। एक्सप्रेस कौन करता है, इसकी अभिव्यक्ति कौन करता है? सरकार करती है। और चूंकि सरकार राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, इसलिए सरकार ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का केंद्र बिंदु हो सकती है। ये सब केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है, इसलिए बिना सरकार के किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए सरकार इसका केंद्र बिंदु। जॉन सीले, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, इसके अंतर्गत, इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन करते हैं जिस प्रकार अर्थशास्त्री धन का और प्राणी शास्त्र में जीवन का, बीज गणित में अंकों का और ज्योमेट्री में जिस तरीके से दूरी का अनुशीलन होता है, वैसे ही राजनीति शास्त्र में हम सरकार का अनुशीलन करते हैं, शासन व्यवस्था का अनुशीलन करते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार से सरोकार है शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था ही राजनीति विज्ञान का सबसे अहम विषय वस्तु है उसकी, जैसे कि बीज गणित में अंक या अर्थशास्त्र में धन या ज्यामिति में दूरी, वनस्पति शास्त्र में जीवन आदि आदि। तो ऐसी परिभाषा देते हुए इस वर्ग के लोगों का जोर सरकार का संबंध राजनीति विज्ञान से, सरकार, राजनीति विज्ञान का सरोकार सरकार से है, ऐसा इनका कहना है। मैंने जो परिभाषाएं बताई आपको, अभी तक जो बताया है, उसमें राजनीतिक विज्ञान या तो केवल सरकार और या राज्य केंद्रित हैं और मात्र इन्हीं का अध्ययन है। ये धारणाएं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती हैं, संकुचित कर देती हैं, यानी राज्य और सरकार, बस यही उसका दायरा बताती हैं। तो परिणाम क्या हुआ है कि सीमित करने से ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जैसे
राज्य के बिना सरकार की कल्पना गलत है, ऐसे ही सरकार के बिना राज्य की कल्पना गलत है। ऐसा संभव ही नहीं कि राज्य हो सरकार विहीन या सरकार हो क्षेत्र या राज्य विहीन। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये परिभाषाएं जो अभी तक हैं ये अपूर्ण हैं, कुछ कमी है इसमें, कुछ तो इसमें मिसिंग है जिसे हम कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं एक तीसरे बिंदु पर, यानी जिसमें कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ पे ऐसे अनेक विद्वान हुए, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान, जिन्होंने राज्य और सरकार दोनों को ही राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु माना है। और इन विद्वानों में तो वुलजे, वुडरो विल्सन, डायसी जैसे बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परंपरावादी विद्वानों द्वारा कुछ और विशेष परिभाषाएं। मैं अभी लगातार परंपरागत दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान और उनकी परिभाषाओं का ही जिक्र कर रहा हूं। वेलबी के अनुसार तो राजनीति विज्ञान का संबंध 3 विषयों से है: राज्य, सरकार और कानून। उसने कानून को भी जोड़ा है। वहीं गिलक्राइस्ट राज्य, सरकार और उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन। पॉल जेनेट, बहुत प्रसिद्ध फ्रांस के बहुत प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने कहा है कि ये समाज विज्ञान की वो शाखा है जिसमें राज्य के आधार और शासन के जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर शासन चल रहा है, इनके संबंधों का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस है, इनके संबंधों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। उपर्युक्त जो हमने बातें की पहले पूर्व में, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि पुराने लेखकों की दृष्टि में, पुराने विचारकों की दृष्टि में राजनीति विज्ञान सरकार या राज्य का विज्ञान। बस उन्होंने सरकार के तीनों अंगों की कानूनी शक्तियों पर ध्यान तो केंद्रित किया है। जो लोग सरकार के रूप में इसकी परिभाषित करते हैं, तीनों अंग से तात्पर्य है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसमें ध्यान तो दिया है, पर फिर भी सबसे बड़ी कमी ये है कि आर्थिक और सामाजिक परिवेश को उन्होंने लगभग नहीं के बराबर देखा। जैसे मानव एक राजनीतिक प्राणी है अरिस्टोटल के अनुसार, वैसे ही इसमें कोई दो मत नहीं कि वो एक सामाजिक और उसके साथ ही आर्थिक प्राणी भी हो। बिना इन दो पहलुओं के मानव के इस पहलू का अध्ययन संपूर्ण नहीं होगा। तो इनके द्वारा आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर जोर न देने का परिणाम ये कि मात्र कानूनी अध्ययन कर रहे हैं बस, और राजनीतिक विज्ञान को कानूनी अध्ययन का ही एक हिस्सा मानते हैं या उससे जुड़ी संस्थाओं का अध्ययन मानते हैं। और इस प्रकार हम मानव की गतिविधियों का एक सही चित्रण नहीं पा पाते, सही रूप नहीं आ पाते।